सीधे बैठ जाओ एकदम, है ना। क्या होता है बच्चों, जैसे आज आपको ये सरफेस है ना, ये जैसे सरफेस अपन को लग रहा है स्मूथ सरफेस है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, कैसे देखें, माइक्रोस्कोप लगा के देखें, तो आपको इसमें हल्के से गड्ढे नजर आएंगे इस तरह से, इस तरह से, लाइक दिस। ऐसे तो सरफेस कैसी लग रही है इसकी, कॉपी की, जोरदार एकदम, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे ना तो आपको गड्ढे नजर आएंगे, गड्ढे नजर आएंगे। तो क्या होता है, एक सरफेस का ऐसा हो गया, दूसरी सरफेस ये है, इनको बोलते हैं इरेगुलरिटीज। क्या बोलते हैं, तो ये एक सरफेस की इरेगुलरिटी है, ये दूसरी सरफेस की है, तो ये क्या है, आपस में इंटरलॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक सरफेस की इरेगुलरिटी दूसरी में क्या हो जाती है, इंटरलॉक्ड, या शुद्ध हिंदी भाषा में बोले कि एक के गड्ढे दूसरे में फंस गए, एक के गड्ढे, अब इनको मोशन कराओ, तो उस मोशन का क्या होता है, अपोज, क्योंकि वो खड्डे फंसे हुए हैं, नहीं तो रिलेटिव मोशन होगी नहीं, तो उसका क्या होगा, अपोज होगा। उस अपोज को नाम दिया इन्होंने फ्रिक्शन, हिंदी में बोले तो घर्षण बल। यही बात समझिए, दोबारा समझिए। क्या होता है, रफ सरफेस का ही फ्रिक्शन, रफ सरफेस पे ही फ्रिक्शन होता है। अगर हम आइडियल बात करें कि बहुत चिकनी सतह है, बहुत स्मूथ सतह है, तो आइडियल के लिए ही म्यू की वैल्यू 0 होती है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये 0 तब होता है जब बहुत स्मूथ सरफेस है। तो अपन जैसे दुनिया में कोई भी सरफेस इतनी स्मूथ नहीं है कि म्यू की वैल्यू 0 हो, है ना। तो म्यू की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। इसके बीच में कुछ सरफेस ऐसी होती है कि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो चिकनी सतह होती हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मूथ सरफेस होती है ना, तो उसमें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेज की वजह से ऐसा हो जाता है। एडहेसिव और कोहेसिव को हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल और आसंजक बलों की वजह से, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो जवाब होगा यस, हो सकती है। जैसे कॉपर एंड कॉपर दोनों अगर है तो उसका 1.6 इन्होंने निकाल रखा है। जैसे ग्लास एंड ग्लास का भी 1 निकाल रखा है। अदरवाइज 0 से म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 एंड इन बिटवीन 1 एंड 0, है ना। म्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है, वैसे तो ऑलवेज नहीं कह सकते, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। जैसे ग्लास एंड ग्लास के बीच में कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। दोबारा समझो, ये सरफेस आपको लग रही है बिल्कुल स्मूथ, है ना, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये है, इस तरह से इरेगुलरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है, या यूं कहें हिंदी में खड्डे मिलेंगे। तो एक सरफेस के खड्डे दूसरे में फंस जाएंगे, तो जब इस सरफेस को इस सरफेस पे मोशन कराएंगे तो इसका रिलेटिव स्लिपिंग का क्या होगा, अपोज होगा। उस अपोज को क्या नाम दिया इन्होंने, फ्रिक्शन। या इंग्लिश में बोले कि इरेगुलरिटीज ऑफ वन सरफेस इज इंटरलॉक्ड with irregularity of other surface. So there is oppose of motion because of interlocking. That is known as friction. हिंदी में बोले तो एक के गड्ढे दूसरे में फंस गया, तो मोशन का क्या हो रहा है, गति का विरोध हो रहा है, उसको क्या बोलेगा, फ्रिक्शन। समझ में आया?
फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति है, नेचर। फ्रिक्शन के लिए एक लाइन याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा, इसको ऐसे भी डिफाइन किया फिर साइंटिस्टों ने कि भाई ये एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सरफेस। दूसरी को मैं लाल चौक से बना देता हूँ। दिस इज मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सरफेस। तो IMF को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन एराइज होता है। किसकी वजह से? फोर्स। हिंदी में बोलते हैं अंतराण्वीय बल के कारण फ्रिक्शन एराइज होता है। इस तरह से साइंटिस्टों ने फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया कि भाई एक सरफेस के मॉलिक्यूल और ये हैं दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? एक सरफेस के मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण फ्रिक्शन एराइज होता है। नहीं बस समझे हैं? अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या है? हिंदी में बोले तो स्वतः समायोजित बल। जैसे आज ये बेंच रखी हुई है, तो अभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका फ्रिक्शन क्या होगा सरफेस दरात, तो क्या बोलोगे? 0। तो ये ब्लॉक है मान लो m मास का, AF को बोल रहा हूं मैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोल रहा हूं? अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा? 0। ठीक है? अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। आरोपित बल, हिंदी में बोले अप्लाइड फोर्स को तो आरोपित बल। अगर मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाता हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स मैंने लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शन कितना होगा? 0। अब अप्लाइड फोर्स मैंने 5 न्यूटन कर दिया। कितना कर दिया? तो अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे, जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया बच्चों अभी? 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन ऑफ की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5 न्यूटन। आपने और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ता जाएगा। 10 न्यूटन कर दिया, 10 हो जाएगा। क्या 10 कर दिया? अप्लाइड फोर्स अगर आपने 10 कर दिया तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 10। अनलेस एंड अनटिल बॉडी विल नॉट कम इन मोशन, जब तक कि बॉडी मोशन में नहीं आ जाती तब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अब उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इतनी हो गई अब कि बॉडी जस्ट कम इन मोशन, आई नहीं है, आने वाली है। क्या बोला? आई नहीं है, आने वाली। तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दिया इसको इन्होंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसको? हिंदी में बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं? तो सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब बॉडी जस्ट कम इन मोशन, आई नहीं है, आने वाली।
और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोला इन्होंने? लिमिटिंग फ्रिक्शन।